मेरे ख्याल से आपको सारे फार्मूले याद हो गए होंगे। ठीक है, आज हम लोगों को उस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी थी। मान लीजिए हम आपको कोई सॉल्ट दे देते हैं CH3COO ये दे देते हैं, तो सबसे पहले बताओ इसके अंदर एसिड कौन है? एसिडिक एसिड, वीक या स्ट्रॉन्ग? बेस कौन है? स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, जल्दी से बताएंगे। हाँ, इसके aqua सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा? टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस एनायनिक हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन क्या होगी? एनायन वाले पार्ट को पकड़ लो, पानी से रिएक्शन करो, बनेगा एसिटिक एसिड प्लस OH माइनस। चूंकि OH माइनस मिल रहा है, नेचर बेसिक होगा, और अगर नेचर बेसिक है तो सॉल्ट बना होगा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से। खत्म हो गया कोई? अच्छा, फार्मूले की बात करते हैं। तो KH बराबर पहला फार्मूला CH² बराबर KW अपॉन, और से बोलो, ये पहला फार्मूला हो गया। अगर हम लोग बात करते हैं इसकी pH की, तो pH बराबर 1/2, ये सभी में कॉमन होता है, आया ना? आगे बोलो, प्लस PKA प्लस log C। अगर एसिड वाला वीक है तो अच्छे लोगों के साथ प्लस काम होगा, है या ना? इसको देखकर H+ की कंसंट्रेशन का फार्मूला बनाओ, अंडर रूट हो जाएगा KW into KA अपॉन C, है ना? और बच्चों, इसका इस्तेमाल करके तुम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फार्मूला भी बना सकते हो। क्या बनेगा? KW अपॉन KA इंटू C का अंडर। अब बताओ, कोई जरूरत है डेरिवेशन की? वो बेकार लोग करते हैं। अब यहां पे एक बार हम इस C पर जोर देना चाहेंगे। जल्दी बताओ, C क्या है? कंसंट्रेशन किसकी? उस आयन की जिसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है, आयन। अगर सॉल्ट 1:1 टाइप का है तो आप इसे सॉल्ट की कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं। बोलो आयन, बात क्लियर होगी? तो अगर इस क्वेश्चन में बात करें तो जो कंसंट्रेशन सॉल्ट की होगी वही कंसंट्रेशन उस आयन की भी होगी जिसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है। सो सी नो डाउट। लेकिन सोचो ना, अगर मैं तुमको, सोचो अमोनियम सल्फेट दूं, विचार करना सब लोग, विचार करना, वेट है इसको, विचार करना इसके ऊपर जरा। आइए घुसते हैं इसके अंदर। सबसे पहला कैटायन क्या है? NH4+। एनायन क्या है? इनका कोई यूज नहीं, हम लोग इनका कोई यूज नहीं करें। प्लस को देंगे इक्वल एंड अपोजिट, माइनस को देंगे इक्वल एंड अपोजिट। तो बेस बोलो, वीक एसिड बोलो। सब लोग सहमत है कि नहीं है? पक्की बात। चल भाई, आपको सॉल्यूशन का नेचर, टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस, इक्वेशन लिखो। NH4+ प्लस वाटर बराबर NH4OH प्लस H+। H+ मिल रहा, सॉल्यूशन एसिडिक होगा, सॉल्ट बना होगा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से। पूरी पिक्चर क्लियर है? अच्छा, अब मैं बात करूं KH। नो डाउट KH बराबर CH² बराबर KW अपॉन बन गया। अब मान लो pH का फार्मूला बनाना है 1/2 PKW, आगे बढ़ो, माइनस PAB माइनस log C, क्योंकि वीक कौन है? बेस। तो जो कुछ भी यूज होगा वो बेस का यूज होगा, और बुरे लोगों के साथ नेगेटिव होता है, तो माइनस PKB होगा और माइनस log C होगा। अगर मैं यहां से H+ की कंसंट्रेशन निकालूं, अंडर बोलो, KW ऊपर, KB नीचे, C बोलो, कोई डाउट है? अब सवाल ये है, ये C कंसंट्रेशन उस आयन की होती है जो हाइड्रोलाइज होगा। बोलना मत, इतना बताना, अगर मैं सॉल्ट की कंसंट्रेशन 1 मोलर दे रहा हूं तो C की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी या 2 होगी? C कहां से आ गया? फिर है मूल हो गया, तो 2 C के बोल रहे हो, C
सी की तो वैल्यू हमने इसकी कंसंट्रेशन क्या थी 1 मोलर। अब सी की जगह 1 रखोगे या 2? क्या रखोगे? 2 रखोगे। क्यों? क्योंकि ये टूटकर जो हाइड्रोलाइज वाला आयन मिलेगा वो जस्ट डबल मिलेगा, तो इसके 1 मोलर से 2 मोलर NH4 प्लस मिलेगा। इसलिए यहां पर अब सी की वैल्यू क्या होगी? उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। क्लियर हुआ? 2 की 2C 2C का बोला था। अच्छा ये क्लियर हो गया सबको? ओके ये भी हो गया था। चलिए तो अब हम लोग ने रिवीजन कर लिया। वो कौन सा सॉल्ट है जिसकी पीएच पर उसकी कंसंट्रेशन का प्रभाव नहीं पड़ता? वीक एसिड और वीक हाइड्रोलिसिस तो होती है लेकिन कंसंट्रेशन का प्रभाव नहीं पड़ता। उसका फार्मूला मुझे जवानी बोले KH बराबर H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H का होल स्क्वायर बराबर KW अपॉन K इंटू K। पीएच बताओ 1/2 pKw प्लस pKa माइनस pK C वाला टर्म है। H प्लस की कंसंट्रेशन बराबर अंडर रूट KW इंटू Ka अपॉन Kb। वो कौन से सॉल्ट है जिनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट, उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाले जो कंपोनेंट होते हैं उनका हाइड्रेशन होता है, हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। गॉट इट? चलिए बेटा अब हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे। कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन करेंगे। चलिए आज पढ़ना है हम लोगों को फिर बफर, ठीक है? चलिए आइए तो पहला क्वेश्चन पेश कर रहे हैं। हुजूर मुलाहिजा फरमाइएगा। ऐसे भी कर दिया अगर पूरा काम किया तो है। चलो लिखेंगे कैलकुलेट न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट when NH4OH ब्रैकेट में Kb इज इक्वल टू 10 की पावर -5 न्यूट्रलाइज्ड बाई HCl ब्रैकेट में Ka इज इक्वल टू 10 की पावर -7। विल यू ट्राई? कि मैं बताऊं? मैं बताऊं छोड़ो मैं आप घर से देखना, ठीक है? अभी मैं टिक लगवा दूंगा तो घर से करके लाना, ठीक? चलो सवाल बताने से पहले हम लोग भूमिका बना लेते हैं। अगर न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट पूछा जाए तो इसको निकालने का कोई तरीका नहीं। हमारा पूरा फोकस होगा कि जो सॉल्ट बनेगा उसको पकड़ो और उसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालो, उसको पलटा दो तो न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट आ जाएगा। आएगा ना? चलिए देखते हैं सॉल्ट क्या बनेगा, देखते हैं। आपको लिखने की जरूरत है नहीं, जब दिखाई पड़ रहा है फिर भी लिख देते हैं। ये बेस है, ये HCl है, न्यूट्रलाइजेशन होगा, ये सॉल्ट बनेगा, प्लस बनेगा वाटर और आपको ये निकालना है। क्लियर हो गया पॉइंट? आप देखिए आप इसको पकड़ लीजिए और इसके लिए आप KH निकालिए, उस KH को पलटी मारिए तो Kn की वैल्यू आ जाएगी। हाँ या ना? अब सोचो क्या तुम इसका KH नहीं निकाल पाओगे? KH बराबर बोलो नहीं, बोलो नहीं, दूर से दिखाई पड़ रहा है वीक बेस और वीक एसिड का है तो इट इज KW अपॉन K इंटू टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है, हम 25 डिग्री मानकर KW की वैल्यू 10 की पावर -14 रख देते हैं। Ka की वैल्यू है पावर -7 और Kb की वैल्यू है 10 की पावर -5। 7 और 5 12, 14 में से 12 गया 10 की पावर -2। क्या ये तुम्हारा आंसर है? ये तुम्हारा आंसर नहीं है। तुमसे पूछा गया है न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट which is reverse of hydrolysis constant, so the answer is 10 की पावर 2। बोलो हाँ या ना? क्लियर हो गया बच्चों? वेरी सिंपल। हमने आपसे क्या कहा था? मेन होता है जो हमने 1.5 घंटे पढ़ाया और मैंने जो 5 मिनट में पढ़ाया दैट इज न्यूमेरिकल पोर्शन। तुम्हारी दुनिया जहां के सवाल सॉल्व होंगे, लगा के देखने, ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन आपको हमने समझाया, ठीक? लिख लिया कॉपी पर? चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके
ठीक है बेटा, चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लेकिन मैं नहीं करूंगा, ये तुम लोग करना, ठीक है। हाँ, हटाओ बच्चों इसको। आज बफर में हम लोग काफी कुछ सीखेंगे, ठीक है। खत्म, बफर को कल करूंगा और कल हम लोग इंडिकेटर भी पढ़ेंगे। कल दिन कौन सा होगा? बृहस्पति का। सैटरडे को खत्म कर देंगे, मंडे से ऑर्गेनिक चालू करेंगे, ठीक है। अच्छा, आज हम सवाल भी बताएंगे, ओके। हटा दो बच्चों इसको, सब लोग सहमत है? हटा दो। चलिए बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, जो आपको करना है। लिखिए, तुम लोग हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन देखकर भी कुंडली बता सकते हो ना? बता सकते हो ना? ठीक। करेक्ट रिलेशन बिटवीन हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, जिसे हम लोग KH कहते हैं, एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस स्मॉल h, ठीक है बच्चों, फॉर इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम, अरे डरा दिया तुमने एकदम, ठीक है, चाहे अचानक डर गए तो तुम पहले अंधेरे में बताना कभी सामने। A माइनस प्लस वाटर बराबर HA प्लस OH माइनस। इसके लिए तुम्हें पता क्या कुंडली समझ गए? ना समझे तो हम बताएं, जाओ खिलाने। कितना तेज आंसर आ रहा, देख रहे हो? अपने कलीग से पूछ ले, सब सवाल कर लेगा। इस समय देखना कितना लेगा। ये नहीं कर नहीं पाएगा, ये समय कैसे बोल सकता हूँ, ये तो बोल नहीं सकता। बिल्कुल कर लेगा, लेकिन समय देखना कितना लेगा। और तुमने इसको देखते ही तुम्हारे दिमाग में पूरी कुंडली आ चुकी है इसकी, आया ना? फिर भी हम आपको 30 सेकंड दे रहे हैं, सभी लोग करके दिखाए। अरे बेटा अंकित, तुम लगा ग्लोबल चालू कर दिए भैया, AC चालू कर लो, कहा है? अच्छा तो देखो, कोई फेस आ रहा हो कहीं से। अच्छा फिर भी देख लो एक बार, देख लो एक बार, कुछ हो जाए, तुम्हारी उंगली डालने से कुछ हो जाए, देख लो एक बार। हाँ भाई, कुछ आंसर आया? पक्की बात है, आ जाओ, फील कर लेते भैया। ए देखना, जैसे हाइड्रोलिसिस तो हो ही रही है, एनायनिक हाइड्रोलिसिस का ये केस दिया गया है, ठीक। अब तुमने इसको देखा, तुम्हें OH आयन मिला, सॉल्यूशन का नेचर बेसिक, मतलब ये सॉल्ट होगा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, बस याद है ऊपर। तुम समझ गए कि ये जो हाइड्रोलिसिस लिखा हुआ है, ये उस सॉल्ट का लिखा होगा जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का होगा। बेटा KH बराबर CH स्क्वायर और बराबर KW अपॉन क्या होगा? बोला। अब यहां से तुम्हें H निकालना था, तो KW अपॉन K इंटू C का अंडर रूट। कौन सा आंसर मैच किया? ठीक है, इस प्रकार से सबने कितने लोगों का सही हो गया? लम्बे करा लो, हमें आखिर बनना दो। सबका सही हुआ? चलिए, तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, आगे बढ़े। ओके, तो चलिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं बफर सॉल्यूशन। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी किसी सॉल्यूशन में आप लोग इतने दिनों से पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत एसिड या बेस डालते हैं तो उसके पीएच में एक भयानक चेंज आ जाता है। ऐसे
सॉल्यूशन नॉर्मल सॉल्यूशंस होते हैं। बफर सॉल्यूशन एक ऐसे स्पेशल टाइप के सॉल्यूशन होते हैं बच्चों, जिसमें चुटकी भर एसिड या चुटकी भर बेस डालोगे तो इनकी पीएच पर कोई खास परिवर्तन नहीं होता। ऐसे सॉल्यूशन कहलाते हैं बफर सॉल्यूशन। द वेरी पॉपुलर एग्जांपल इज आवर ब्लड। हमारे ब्लड की पीएच होती है 7.42। अगर ब्लड की पीएच में 0.2 का भी चेंज आ जाए तो हम लोगों की डेथ हो सकती है। लेकिन आप देखिए, हम लोग दिन भर में क्या कुछ नहीं खाते पीते हैं, फिर भी अगले दिन पढ़ने चले जाते हैं, कभी मरते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड की पीएच में रत्ती भर भी चेंज नहीं होता है। यस, हमारा ब्लड कोई नॉर्मल सॉल्यूशन नहीं है, वो एक बफर सॉल्यूशन है। राइट? तो क्या होते हैं बफर सॉल्यूशन? लिखेंगे दे रिटेन, मतलब मेंटेन रखना, दे रिटेन देयर पीएच on addition of a small amount of acid or base। ऐसे सॉल्यूशन जो अपनी पीएच को मेंटेन रखते हैं थोड़ा बहुत एसिड या बेस डालने पर, उन्हें हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। ओके, अच्छा एक बात और बताते हैं, हम तुम्हें अपनी मातृभाषा की ताकत दिखाते हैं। जब बफर सॉल्यूशन को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसको प्रतिरोधी सॉल्यूशन को कहते हैं विलयन। प्रतिरोधी विलयन। प्रतिरोधी का मतलब होता है जो डाले गए एसिड और बेस का प्रतिरोध करे। एसिड और बेस को डालने पर उसका प्रतिरोध करे, उसका अपोज करे और अपनी पीएच को चेंज होने ना दे। ऐसे विलयन, ऐसे सॉल्यूशन कहलाते हैं बफर सॉल्यूशन। तो इसी डेफिनेशन को आप और करके ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी सकते हो, दे रेसिस्ट, मतलब अपोज करते हैं, दे रेसिस्ट चेंज इन पीएच ऑन एडिशन ऑफ, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। आप इस पॉइंट को ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, होता क्या है, हमने आपको भी मोटी मोटी भाषा में समझाया कि बफर सॉल्यूशन में थोड़ा बहुत चुटकी भर एसिड या बेस डालोगे तो इनकी पीएच में कोई चेंज नहीं होता, ऐसा मोटा मोटा बताया। अगर मैं बहुत बारीक अध्ययन करूं, बहुत बारीक, तो बहुत बारीक अध्ययन करने पर यह समझ में आता है कि एक्चुअली में चेंज तो इनकी पीएच में भी होता है, लेकिन वो चेंज इतना स्मॉल होता है, इतना स्मॉल होता है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं। जैसे समझना मेरी बात, एक्चुअली जो नॉर्मल सॉल्यूशन होते हैं उसमें तुमने थोड़ा सा एसिड या बेस डाला, पीएच साला एकदम से इतना हो गया, चेंज कितने का आया? 5.3। क्या इसे इग्नोर कर सकते हो? नहीं। और जो स्पेशल सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन होते हैं उसमें अगर तुम थोड़ा सा एसिड या बेस डालोगे तो उनकी पीएच में चेंज, आप देखिए ये हुआ, कितने का चेंज आया? 0.0015। क्या इसकी कोई औकात है? इसे क्या कर सकते हो? तो अगर मैं बहुत बारीक अध्ययन करूं तो बारीक अध्ययन से यह समझ में आता है कि चेंज तो होता है, लेकिन वो चेंज रत्ती मात्र होता है, इतना छोटा होता है कि हम उसको क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। हाँ या ना? दूसरा पॉइंट देखिए, एक्चुअली अब हम लोग बारीक अध्ययन कर रहे हैं, अभी मैंने मोटी मोटी डेफिनेशन लिखवाई, अब बारीक अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, एक्चुअली pH changes, but this change is too small to measure, hence ignored, hence ignored। चेंज तो बच्चों होता है, लेकिन वो चेंज इतना छोटा होता है कि हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, उसका कोई रोल नहीं रह जाता है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट पॉइंट सुनिए बेटा, आप लोगों ने पिछले 2-3 क्लासों से देखा, ना सिर्फ एसिड या बेस डालने पर पीएच में चेंज होता है, बल्कि पानी डालने पर भी तो चेंज होता है।
एसिड होता है तो पीएच बढ़ने लगती है और बेस होता है तो पीएच घटने लगती है। पलाधन सुनना, बफर सॉल्यूशन में बच्चों अगर तुम पानी डालोगे तो इनकी पीएच में इस रत्ती मात्र भी चेंज नहीं होता है। एसिड या बेस डालने पर रत्ती मात्र चेंज होता है जिसे तुम इग्नोर कर देते हो, लेकिन अगर डाइल्यूशन करोगे ना बेटा तो इतना भी चेंज नहीं होता है। क्लियर? ये भी लिखिए, pH remain as such on dilution। ये बेटा एक्सप्लेन करेंगे आज ही की क्लास में लगभग आधे घंटे बाद कि रत्ती मात्र भी चेंज क्यों नहीं होता है डाइल्यूट करने पर। ये थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है बेटा? ओके, तो सभी लोग बोलेंगे बफर सॉल्यूशन में एसिड या बेस डालोगे पीएच में कोई चेंज, बहुत बारीक अध्ययन करिए। पीएच में चेंज तो होता है लेकिन वो इतना छोटा होता है कि हम उसे इग्नोर कर देते हैं। पानी डालने पर पीएच में चेंज रत्ती मात्र भी नहीं होता है। ये थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे। हटा दे बच्चों इसको, ठीक है? ठीक है, अब देखिए बफर सॉल्यूशन को हमने दो प्रकार से क्लासिफाई किया है, टू टाइप्स। पहला, हैविंग ओनली वन कंपाउंड। ऐसे बफर सॉल्यूशन बच्चों जिनके अंदर सिर्फ एक मॉलिक्यूल होता है और वही मॉलिक्यूल अकेले पूरे बफर सिस्टम को मेंटेन करता है। तो पहले केस है ऐसे बफर जो सिर्फ एक मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, और इसका पहला एग्जांपल है बच्चों, इसका पहला एग्जांपल है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। पहला एग्जांपल है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। समझाने के लिए मैंने ये ले लिया अमोनियम एसीटेट। ठीक, अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं कि इसके अंदर एसिड भी वीक है और बेस भी। आप समझ में आया? हम पहले कहा था ना, ये चैप्टर सीक्वेंस में पढ़ा जाता है। बिना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के तो बफर पढ़ लोगे, कहा नहीं पढ़ पाओ। बहुत से लोग पढ़ा देते, बफर पहले पढ़ा देते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बाद में पढ़ा देते। ऐसा है नहीं लेकिन इसमें, ठीक है, सीक्वेंस है चैप्टर का। तो अब ये वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है और ये बफर की तरह काम करता है। आइए मैं आपको एक्सप्लेन करूं, बिकॉज क्वेश्चन आस्क्ड इन नीट एग्जाम। देखिए ये सॉल्ट है, मेरे सामने पेन कॉपी बन। मैंने बोला इसका aqua सॉल्यूशन बफर की तरह काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। आपको मालूम है सॉल्ट आर यूजली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये 100% अपने आयनों में टूट जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अब देखिए आपको बच्चों aqua सॉल्यूशन होगा, ये अंडरस्टूड है। पानी में डाला होगा तभी अपने आयनों में टूटा होगा, ये अंडरस्टूड है। अब सुनना, तुमने बोला कि ये साला बफर की तरह काम कर रहा है, मतलब एसिड या बेस डालने पर इसकी पीएच में कोई चेंज नहीं होगा। आओ देखें क्यों नहीं होगा। देखो जरा, देखो माना तुमने इसमें थोड़ा सा एसिड डाला। क्या डाला बच्चों? अब देखना, अगर ये एसिड बर्तन में फ्री अवस्था में रहा तो भाई जी ये उसकी पीएच को भयानक चेंज कर देगा, लेकिन बफर ऐसा होने नहीं देगा। देखना, जैसे ही इस एसिड को देखा बफर के अंदर उपस्थित बेसिक पार्ट एक्टिवेट हो गया। नेगेटिव चार्ज है, बेस होगा, आया ना? ये बेसिक पार्ट इस डाले गए एसिड को तुरंत खा लेगा और खाते ही बदल जाएगा एसिडिक एसिड में। बोलो आया ना? सुनते रहना, सुनते रहना। अब ये जो वीक एसिड बना, ये कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो है नहीं कि टूटे ही ना। टूटेगा तो ऑफकोर्स ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी फर्दर थोड़ा सा टूट जाएगा और टूट कर थोड़े से H+ प्रोवाइड करेगा। अब सुनना, तुमने डाला था लाखों आयन, H+ लाखों डाले तुमने, एक चम्मच में भी करोड़ों होंगे, ठीक? और अगर ये करोड़ों H+ बर्तन में रहते तो ये बर्तन की पीएच को भयानक चेंज कर देते। इन करोड़ों H+ को इस बेसिक पार्ट ने खा लिया और खाने के बाद जो बनाया वो टूट कर 150 H+ दे रहा है। और इन 150 H+ से जो चेंज होगा वो इतना छोटा चेंज होगा जिसे हम क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे और कहेंगे कि दिस इज ए बफर सॉल्यूशन। एम राइट?
तो किस प्रकार से बफर सॉल्यूशन अपनी पीएच को मेंटेन करते हैं? अगर एसिड को डालोगे तो बेसिक पार्ट इसको खा लेगा, खाकर वीक इलेक्ट्रोलाइट में बदल जाएगा। अगर वो टूटेगा भी तो 150 H+ देगा, जिससे पीएच पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और उसकी पीएच क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हाँ या ना? चलो और फील कराते हैं, फील करो, पढ़ाते कहां है? थोड़ा सोचो 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 सोचो। इसने जब H+ को पकड़ा, सोचना, ये किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में बदल गया, सोचना। अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट जितना वीक होगा इसकी बफर कैपेसिटी उतनी अच्छी होगी, क्योंकि जितना वीक होगा उतने कम H+ देगा, पीएच में चेंज उतना छोटा होगा। हाँ या ना? लेकिन H+ खाने के बाद जो वीक इलेक्ट्रोलाइट बना, अगर ये स्ट्रॉन्ग हुआ, वीक में भी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी का हुआ, तो ज्यादा टूटेगा, ज्यादा H+ देगा, तो चेंज भी ज्यादा होगा। तो बच्चों, क्या मैं यहां से एक रिजल्ट ये नहीं निकाल सकता हूं, छोटा सा रिजल्ट, कि बफर एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट एसिड? इसका कंजुगेट एसिड यही तो है। ये साला जितना कमजोर होगा, टूटकर उतने कम H+ देगा, ये अपनी पीएच को उतना ज्यादा मेंटेन करेगा, इसकी बफर एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी। फील आया कि नहीं आया? ठीक, आप और फील करते हैं ना। अभी क्या हो गया? आप जानते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन तो चुटकी में खत्म करते हैं। क्यों? ये मेन काम होता है बच्चों को थ्योरी समझाना। न्यूमेरिकल में क्या है? कुछ नहीं। ठीक, अब देखना, आओ देखें, क्या बेस डालने पर भी ये अपनी पीएच को मेंटेन करेगा? देखो ना, जैसे ही तुमने इसमें बेस डाला, बेस को देखते ही इसका एसिडिक पार्ट एक्टिवेट हो गया, बोलो हाँ या ना? और इस एसिडिक पार्ट ने इस डाले गए बेस को खा लिया। खाने के बाद ये ऐसे वीक इलेक्ट्रोलाइट में बदल गया, जो अगर टूटेगा भी तो 50-60 OH आयन देगा, जिससे पीएच में चेंज इतना छोटा होगा कि उसको इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन विचार करो, अगर ये OH आयन साले फ्री रहते, करोड़ों की संख्या में पड़े होते, तो पीएच में भयानक चेंज कर देते। इसने खा लिया, 150 OH आयन दिए, उससे पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और तुम ये भी समझ रहे हो, ये जितना वीक होगा उतने कम OH आयन मिलेंगे, इसकी बफर एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी। मतलब हम लिख सकते हैं, बफर एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। बच्चों क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? तो पहला एग्जांपल लिखिए, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ये नीट में पूछा गया था, ये पूरा कार्यक्रम नीट में आया था। ओके, तो पहला केस पढ़ रहे हैं, ऐसे बफर जिसमें सिर्फ एक कंपाउंड पड़ा होता है। उसका पहला एग्जांपल था सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। एसिड डालेंगे, बेसिक पार्ट एक्टिवेट हो जाएगा, एसिड को खाकर वीक इलेक्ट्रोलाइट में बदलेगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा बर्तन में H+, ना चेंज होगी पीएच। अगर तुमने OH आयन को डाला तो एसिडिक पार्ट एक्टिवेट हो गया, उसको खा लेगा, पीएच में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गया पॉइंट? यहां से ये पॉइंट भी क्लियर हुआ, बनने वाले ये वीक एसिड और वीक बेस जितने कमजोर होंगे, इस बफर की बफर एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी। रटने आए हो तो बेटा मत आना कल से, हम फिर बार बार कह रहे हैं, पढ़िएगा हमसे, समझिएगा हमसे। ठीक है, चल अब इस पहली कैटेगरी में हम दूसरा एग्जांपल लेने जा रहे हैं। हटा दे इसको बच्चों, हटा दे, लिख लिया? अच्छा, ये वाला पॉइंट समझ में आया है? ये समझ में आया? ठीक है बच्चों, बोलो क्लियर हो गया? मैं आगे बढ़ सकता हूं? चल, पहली कैटेगरी में दूसरा एग्जांपल बच्चों है ज्विटर आयन।
या इन्हीं को बच्चों कहते हैं हम लोग डाईपोलर आयन। जिटर आयन या डाईपोलर आयन ये भी बेटा बफर की तरह काम करता है। देखिए, क्या तुम लोगों ने बायो में एमिनो एसिड पढ़े? हम भी पढ़ाएंगे इन द चैप्टर बायोमोलिक्यूल, बहुत पढ़ाते हैं, ठीक है, देखना बस तब।